नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, ब्लैक फंगस एक चुनौती बनती जा रही है। हमने इस बाबत डॉक्टर राघव लंगर, जो डिविजनल कमिश्नर, उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर। डॉक्टर लंगर, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कोविड-19 से हम जूझ रहे थे, अचानक ही ब्लैक फंगस आ जाता है, क्या प्रशासन तैयार है? जी देखिए, जैसे जैसे कोई न्यू डायमेंशन इसमें कोविड-19 पेंडेमिक में आ रही है, वैसे वैसे मैं समझता हूँ कि जो पूरा हेल्थ महकमा है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, वो भी ऑटोमेटिकली जो इसमें आगे करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं, जो डूज़ एंड डोंट्स और लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी जानी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसके जो रिलेटेड ट्रीटमेंट के जो ड्रग्स हैं उसके लिए भी यूटी ड्रग कंट्रोलर शी इज़ अरेंजिंग द ड्रग्स और उनकी रिक्विजिशन भी प्लेस हो गई है। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू डील विद वट एवर सिचुएशनल चेंजेस देयर इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19। डॉक्टर लंगर, इस वक्त तो यूटी में एंटी फंगल मेडिसिन ही नहीं है, तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को ये सोचें या ये समझें कि हम पूरी तरह से तैयार हैं? इसको पेंडेमिक भी आज डिक्लेयर कर दिया गया है। जी देखिए, इसमें जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, ये चूँकि एम्फोटेरिसिन बी और जो रिलेटेड इसमें जो मेडिकेशन है वो ऑलरेडी जो है दैट इज़ रेगुलेटेड ड्रग नाउ, और ये जो भी मिलेगा वो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन से एंड थ्रू रेगुलेटेड सोर्स ही मिलेगा ये पर्टिकुलर जो कॉम्पोजिशन है। एंड हमारी तरफ से यहाँ से ऑलरेडी रिक्विजिशन चली गई है एंड आई एम वेरी होपफुल दैट इन द कमिंग डेज वी विल हैव सफिशिएंट क्वांटिटीज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटी फंगल मेडिसिन। डॉक्टर लंगर, आप डॉक्टर भी हैं और आपने देखा भी होगा कि मोर्टेलिटी रेट कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में ज़्यादा रही। क्या अपरेंटली आप क्या कारण मानते हैं इसको? क्योंकि वेव 1 में कश्मीर में ज़्यादा थी मोर्टेलिटी रेट, जम्मू में कम थी, और वेव 1 में 1 साल तक हमें अनुभव भी किया, एक्सपीरियंस भी हो, उसके बावजूद भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ी। क्या कारण लगते हैं आप? जी देखिए, ये टेक्निकल विषय है और मैं समझूंगा कि जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा है और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को ही इसमें जो है दे आर बेटर एक्यूप्ड एंड इन्फॉर्म्ड टू मेक एनी काइंड ऑफ कमेंट और सजेशन इन दिस रिगार्ड। बट आपने देखा होगा कि पीछे जो भारत सरकार द्वारा जो टीम नामित की गई थी उन्होंने भी आकर यहाँ पर जो है पूरा जायज़ा लिया, और एक चीज़ ज़रूर निकल कर आई कि जो कुछ वेरिएंट्स और म्यूटेंट फॉर्म्स की बात हो रही है, 3-4 ज़िलों में जो ये जीनोमिक स्टडी हुई है उसमें ये देखने को मिला कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ म्यूटेशन इन द वेरिएंट स्ट्रेन जो यहाँ पर जम्मू डिवीज़न में जो चल रहा है, जो जिससे कि इन्फेक्टिविटी हो रही है, जिसमें इन्फेक्टिविटी रेट भी ज़्यादा है और विरुलेंस भी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ ये दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को अपना जो फील्ड सर्वेलेंस है वो बढ़ाना है, टाइमली टेस्टिंग जो है हमें बढ़ानी है, जो हिडन केसेस हैं उसको जो है वो उनको इमीडिएटली लोगों को सेंसिटाइज़ करना है कि वो रिपोर्ट करें हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, ट्राई-एज सेंटर्स में। आपने देखा होगा पीछे हाउस टू हाउस हेल्थ सर्वे भी कराया गया, वो इसी मकसद से कराया गया दैट लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए कि इसमें टाइमली टेस्टिंग, अर्ली रिपोर्टिंग, कोविड केयर सेंटर्स में, कोविड हॉस्पिटल्स में जाने से उसका बहुत बेनिफिट है। अगर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो मॉडरेटली सीवियरली सिम्टोमेटिक हैं, अगर वो लेट रिपोर्टिंग करेंगे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में तो उसमें जो है हम लोगों की डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। सो दैट इज़ वाई ये पूरा सेंसिटाइज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो NHM की तरफ से, डायरेक्टोरेट की तरफ से जो पब्लिसिटी कैंपेन भी हो रहा है उसमें यही बार बार बोला जा रहा है कि इसको लाइटली ना लिया जाए और टेस्टिंग कराकर अपना जो पॉजिटिव, जो किसी का अगर पॉजिटिव स्टेटस है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो वो होम आइसोलेट हों, और जो सिम्टोमेटिक हैं वो कोविड केयर सेंटर्स या कोविड हॉस्पिटल्स में टाइमली रिपोर्ट करें। डॉक्टर लंगर, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि कुछ इक्विपमेंट्स ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, उस पर कैसे अंकुश लगाना चाहिए? कंसनट्रेटर हो या फिर ऑक्सीमीटर्स हों या कुछ बाकी वाले इक्विपमेंट्स हैं, उस पर ये शिकायतें आ रही हैं।
जी देखिए, जैसे जैसे हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है, पीछे भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हाईलाइट हुई थी कि पल्स ऑक्सीमीटर्स जो हैं वो ज़्यादा रेट्स पर जो हैं उनको बेचा जा रहा है, या जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग टाइमली इसमें रिव्यू करते हैं, एंड जो हमारे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनकी ये ज़िम्मेदारी है। ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ने भी अपने अपने ज़िले पर ये टीम्स बना रखी हैं, चाहे उसमें लीगल मेट्रोलॉजी हो, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हों, एसडीएम्स, तहसीलदार्स हों, जिनको कि बताया गया है कि रेगुलरली वो मार्केट सर्वे करें और देखें कि कहीं पर किसी प्रकार की होर्डिंग या ओवर चार्जिंग ना हो रही हो। जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स हैं, जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके तहत स्ट्रिक्ट कार्रवाई अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो करने के लिए निर्देश हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पल्स ऑक्सीमीटर्स का जैसे सवाल है, तो ये डिफरेंट रेंज के हैं पल्स ऑक्सीमीटर्स। उसमें जी जो है ये चाइनीज़ मेक से लेकर डिफरेंट जो है कुछ इंडियन मेड पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, कुछ बाहर के मुल्कों के हैं, तो देयर इज़ अ रेंज। तो उसके लिए भी जो है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर्स के लिए एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लोगों को रहे, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी ड्रग कंट्रोल महकमे ने जारी किया है, ताकि कोई भी क्वेरीज या कंप्लेंट्स हों, लोग सीधे उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकें। डॉक्टर लंगर, आपने हर ज़िले का दौरा किया और इसी दौरान जब कोविड वेव 2 चली, और ख़ास तौर पर आपका ध्यान ज़्यादा कंसंट्रेशन पर था, इस पर कंसंट्रेट था कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो लगाए। क्या आप सेटिस्फाई हैं कि हर ज़िले में ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और पर्याप्त हैं वो? जी देखिए, आपने देखा होगा कि युद्ध स्तर पर मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को लगाने की कवायद चल रही है। हर जगह पर डिप्टी कमिश्नर्स को बताया गया है कि दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जिस पर उनको फोकस करना है। जैसे जैसे हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनको फौरी गति पर जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे हर एक ज़िले में हमने कोशिश की है कि हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स शुरू हो जाएं। अभी हमारे रामबन ज़िला, हमारा किश्तवाड़ ज़िला, पुंछ ज़िला, इन जगहों पर हमारे ये प्लांट्स, और उधमपुर में 4 जगहों पर हमारे प्लांट्स अभी नहीं हैं। उसके लिए इमीडिएटली जो है, जैसे ही हमें अगले लॉट में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिलेंगे, उसकी इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगी। अभी सिलेंडर्स के माध्यम से वहाँ पर सप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारा डोडा ज़िले का जो प्लांट है, उसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों में उसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो डोडा ऑल्सो विल गेट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। बाकी देखिए, ऑगमेंटेशन भी साथ साथ में की जा रही है। अभी जीएमसी जम्मू में 2000 एलपीएम का एडिशनल जनरेशन प्लांट, उसको चलने का काम दिन रात चल रहा है। तो जहाँ जहाँ पर हमें जैसे जैसे प्लांट्स रिसीव हो रहे हैं, ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर ऑगमेंटेशन इंस्टॉलेशन की जाए। साथ ही में जब तक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आता है, तब तक जो यहाँ के एंड पे कार्रवाई है, जिसमें कि प्लांट रूम है, सिविल वर्क्स हैं, पावर सप्लाई है, पावर बैकअप है, वो सभी डिप्टी कमिश्नर साहिबान इंश्योर कर रहे हैं कि वो पहले का मुकम्मल करके रखा जाए, ताकि प्लांट्स आने पर फिर हम लोग उसको तेज़ी गति से लगा सकें। डॉक्टर लंगर, आपको लगता है कि जिस तरीके से पंचायत स्तर पर कोविड-19 केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उससे थोड़ी राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये कई जगह से जो डिमांड आ रही थी, और उसी का संज्ञान लेकर माननीय उपराज्यपाल महोदय ने, मुझे लगता है ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि 10 दिन के अंदर अंदर निर्देश दिए गए हैं कि हम हर एक पंचायत लेवल पर, 2109 पंचायतें हैं पूरे जम्मू डिवीज़न में, हर एक पंचायत लेवल पर एटलीस्ट 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर बनाने का जो निर्णय है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। ताकि कई लोग ऐसे रूरल एरियाज़ में स्पेशली देखा जा रहा था कि लोगों के पास वहाँ पर होम आइसोलेट होने का कोई सुविधा नहीं है अपने घर में, तो इससे वो लोग होम आइसोलेट हो पाएंगे। और जो माइल्डली सिम्टोमेटिक लोग हैं, उनको कहीं ब्लॉक लेवल पर या कहीं तहसील लेवल के कोविड केयर सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पंचायत लेवल पर ही रहकर दे कैन गेट होम आइसोलेटेड। वहाँ पर कंसर्न्ड एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनका ख्याल रखेंगी। कंसर्न्ड जो उनका सर्विस एरिया का जो पीएचसी है, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर जो है उनका सुबह और शाम मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर किसी के पैरामीटर्स में फॉल होता है वो उनको हायर सेंटर पे रेफ़र करेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी सारा फोकस इन्हीं सेंटर्स को इमीडिएटली जो है ऑपरेशनलाइज करने का है, और हम भी उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। हर ज़िला भी इस दौरान मैं देख रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर्स खुद भी जा जाकर इंश्योर कर रहे हैं कि ये फंक्शनल तुरंत हो जाए।
डॉक्टर लंगर, जीएमसी और एसोसिएट हॉस्पिटल ओवरबर्डन हो गया। कारण ये रहता है कि डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में छोटा सा भी हो जाता है तो वो रेफ़र कर देते हैं। रेफरल प्रोसेस इतना ज़्यादा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा बर्डन जीएमसी पर पड़ रहा है। क्या इस पर भी रोक लगनी चाहिए? जी देखिए, ऑलरेडी अगर आप पिछले हफ्तों के अगर हम आंकड़े कंपेयर करेंगे तो पिछले 2 हफ्ते में जो हमारे रेफरल हैं वो बहुत मिनिस्क्यूल हुए हैं। हर एक जगह पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट कंसर्न, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के सीएमओ, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि रेफरल जिन लोग जो क्वालिफाई करते हैं टर्शरी केयर सेंटर्स में रेफ़र होने के लिए, सिर्फ उन्हीं का ही रेफरल किया जाए और अननेसेसरली किसी का रेफरल ना हो। अगर आप देखेंगे ज़िलों में हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो बड़ी है, कंपैरेटिव फिगर्स अगर देखा जाए तो ये इसका प्रमाणक है कि रेफरल पॉलिसी काम कर रही है। हाउएवर इसके साथ साथ जो हमारी मीडिया कैंपेन में भी ये बताया जा रहा है कि हर एक ज़िले में ट्राई-एज पॉइंट्स भी हैं, लोग पहले वहाँ जाएं, वहाँ पर ताकि उनकी असेसमेंट की जाए। कई बार जो सिम्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट्स हैं वो डायरेक्टली भी सीधे जम्मू का रुख कर लेते हैं, तो उनको हिदायत दी जा रही है कि वो पहले अपने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्राई-एज पॉइंट्स पर जाएं। अगर कोई यहाँ पर भी पहुँच जाता है तो उसके लिए आपकी जानकारी में है कि गांधीनगर हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल में ट्राई-एज सेंटर्स रखे गए हैं एंड वहाँ पर जो है स्क्रीनिंग करके फिर पेशेंट्स को कंसर्न्ड टर्शरी केयर या एलाइड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सभी अपने सिटीज़न से कि जो जो अपने अपने ज़िलों में आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ का जो ट्राई-एज पॉइंट है, पहले उसमें जाकर अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। डॉक्टर लंगर, डीआरडीओ को 500 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है। जब ये आपको समर्पित होता है यानी सरकार को मिल जाता है तो कितनी राहत मिलेगी? 500 बेडेड है। जी देखिए, ये बहुत जो है एक कोविड मैनेजमेंट में मील का पत्थर ये अस्पताल मैं समझता हूँ साबित होगा और रिकॉर्ड टाइम में जो है ये अस्पताल जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट बनकर आया है। हम लोग इसका रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं। कल भी हमने जाकर वहाँ पर बैठक की थी। हमारे लिए खुद भी एक नया एक्सपीरियंस था कि इतनी जल्दी भारत सरकार का एक दायरा है, उसने हॉस्पिटल पूरा खड़ा करके दे दिया है जिसके अंदर पूरा जो है एलएमओ टैंक, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम और उसके अंदर पूरे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की व्यवस्था है, हाई फ्लो लो फ्लो ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर सेग्रीगेशन है। तो दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस और एक जगह पर क्लस्टरिंग होने से, क्योंकि एक जगह पर हमारे पास एक 500 बेडेड जब ये अस्पताल एक आ जाएगा तो मैं समझता हूँ बेटर पेशेंट केयर, बेटर पेशेंट मैनेजमेंट में हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जीएमसी जम्मू इसकी हैंड होल्डिंग करेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स वहाँ पर तैनात हो गए हैं। अभी जो है बिल्कुल वॉक इन एंट्री बेसिस पर वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के तहत जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स, कंसल्टेंट्स और पैरामेडिक्स को रखने के लिए भी कवायद चल रही है। कुछ डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स को पूल इन करके वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो दिस विल ऑल हेल्प कि एक जगह पर जब हमारे पास एक फोकस एक रहेगा तो जैसे जीएमसी की तर्ज पर यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ सहूलियत हो जाएगी आने वाले टाइम। कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं डॉक्टर लंगर कि राशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है। बीपीएल भी कह रहे हैं कि उनको भी उनका आधार कार्ड नहीं जुड़ पा रहा है, इससे उनको राशन नहीं मिल रहा है। इस संकट की घड़ी में मुझे लगता है कि उनको कोई राहत देने की ज़रूरत है। जी देखिए, मैं आपको बताऊंगा दैट पूरे जम्मू डिवीज़न में हमें जो है वो रेगुलरली हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारे मई माह का जो नफसा का राशन है उसकी उठान, लिफ्टिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एज़ पर नॉर्म्स हो रही है। जम्मू शहर में कुछ 2-3 हमारे जो राशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर अलॉटमेंट में ज़रूर कोई इश्यूज़ क्रिएट हुए थे जिनको रिज़ॉल्व किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए भारत सरकार की पॉलिसी बहुत क्लियर है दैट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक पूरा मैकेनिज़्म है। ऑलरेडी कोई भी परिवार का सदस्य जाकर महीने में एक बार उसको बस वहाँ पर कोविड एसओपी को फॉलो करते हुए ऑथेंटिकेट करके अपनी राशन की एलोकेशन लेनी है। जहाँ पर 2 स्थितियाँ इसमें भी दी गई हैं। जहाँ पर जो है वो कहीं पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक जो हमारा एफपीएस डीलर है उसको डीलर लेवल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि वो डीलर खुद ऑथेंटिकेट करके राशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जहाँ पर कहीं पर डीलर खुद पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें बायोमेट्रिक उस पॉस मशीन को बदलने का और
उसी के ही किसी नॉमिनेटेड नुमाइंदे को उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए उसकी व्यवस्था भी बनाई गई है, और ये पूरे हिंदुस्तान में सेम व्यवस्था जो है वो फॉलो हो रही है। एंड यहाँ पर भी इंश्योर किया जा रहा है कि एज स्टैंडर्ड नॉर्म्स हम लोग इसको फॉलो करें। डॉक्टर लंगर, जो प्रवासी मजदूर हैं, अनरजिस्टर्ड लेबर है, अनऑर्गेनाइज जो इसको कहेंगे, उनकी भी आप सुध ले रहे हैं? क्या उनको राशन मिल रहा है? ये देखिए, आपने ये देखा होगा दैट जो हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के लिए बना हुआ है कि आप कहीं से भी अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके अपना जो मंथली अलॉटमेंट ऑफ पीडीएस राशन है उसको लिया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 2 महीने का निशुल्क जो है वो अलॉटमेंट जो हमारे प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स या अंत्योदय अन्न योजना वाले जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए 2 महीने की अतिरिक्त एलोकेशन जो है वो आई हुई है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। हमारे जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड में जो लेबरर्स हैं उसके साथ पंजीकृत हैं उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से इमदाद दी जा रही है। और जहाँ जहाँ पर आपने ये बताया कहीं पर अगर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिनके पास अगर कोई कार्ड नहीं है या ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो वहाँ पर हर एक ज़िले में जो हमारे एडी फूड सिविल सप्लाईज़ या हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं एनजीओ कोऑर्डिनेशन के, वो थ्रू डिफरेंट एनजीओज़ इंश्योर कर रहे हैं कि सभी जगह पर उनको जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराई जाए। आखिरी सवाल डॉक्टर लंगर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 की वजह से हमारे बहुत सारे प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट जम्मू में चल रहे थे, और ख़ास तौर पर हम बॉर्डर बेल्ट की बात करें तो सीज़ फायर वायलेशन नहीं हो रही है, वहाँ पे भी हम तामीर व तरक्की कर सकते थे। कितना सेटबैक पहुँचा है कि वो चल रहे हैं साथ साथ में? आपने बात की कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स उन पर काम चल रहा है, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। मैं ये कह रहा था कि कोविड-19 की वजह से जो हमारे प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट चल रहे थे उन पर कितना असर पड़ा, कि वो साथ साथ में कंटिन्यू कर रहे चल रहे हैं? जी, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा दैट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर्स भी निकलते हैं उसमें जो हमारी इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको एसओपीज़ को फॉलो करके चलते रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर जगह पर हमारे जो काम है वो इंश्योर किया जा रहा है कि वो काम चलते रहें। जहाँ जहाँ पर हमें रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर करने की ज़रूरत है एसओपीज़ के चलते, उसको फॉलो भी कर रहे हैं, सो दैट हम लोग इस इम्पॉर्टेंट पीरियड को लूज़ ना करें और हमारे प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन्स अफेक्ट ना हो। डॉक्टर लंगर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। एसएसबी में भी अब कहीं ना कहीं उंगलियां उठने लगी हैं। कुछ लोगों का ये आरोप है, कुछ वीडियो वायरल हुए कि कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं। इस बाबत हमने एसएसबी के चेयरमैन खालिद जहांगीर से बात की। वेल दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं खालिद जहांगीर जो एसएसबी के चेयरमैन हैं। खालिद साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद जी। वेल आजकल बड़े सुर्खियों में है बोर्ड। कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं पोर्टल्स पर जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ टाउट एक्टिवेट हो चुके हैं जो क्लास 4th के भी पैसे मांग रहे हैं। ये कितनी सच्चाई है? विनोद जी, आपको याद होगा आपने मुझे पहले भी इंटरव्यूज़ में बुलाया है, 2-3 इंटरव्यूज़ आपने किए हैं मेरे, तो मैंने आपके ज़रिए से भी, बाकी चैनल्स और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से भी बार बार इस बात को दोहराया था कि इस तरह के जो टाउट्स हैं, मिडलमैन हैं या जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, उनसे कैंडिडेट्स को बचना है। और कैंडिडेट्स को जो है वो न कि उनसे बचना है बल्कि उनको एक्सपोज भी करना है और हमारी नोटिस में ये बात लानी है। और ये बात हमने लगातार जो है वो प्रिंट मीडिया में और अपनी वेबसाइट पे भी बच्चों को कॉशन किया, अपील किया कि इस तरह के एलिमेंट से दूर रहने की ज़रूरत है और उनका अगर किसी को भी कोई पता चलता है तो हमारी नोटिस में लाएं। और आपको याद होगा कि बांडीपुर जिस वक्त क्लास 4 एग्ज़ाम हमारा हो रहा था तो बांडीपुर पुलिस ने भी कुछ बच्चों को पकड़ा था और उसमें उनके सर्टिफिकेट्स कुछ बच्चों कैंडिडेट्स के जो है वो आइडेंटिफाई हुए थे। और किसी
सो कॉल्ड मीडिया पर्सन ने ये भी चला दिया कि इसमें जी एसएसबी का भी किसी ऑफिशियल का नाम आ रहा है जी। तो हमने बाद में वेरीफाई किया और बाद में बांडीपुर पुलिस ने उसको क्लैरिफाई भी किया, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, लाखों बच्चे अपेयर हो रहे थे और उस दौरान जो है वो एक इररेस्पॉन्सिबल सा स्टेटमेंट आ गया था कि बोर्ड के किसी ऑफिशियल का नाम आ रहा है। राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि बच्चों को आगाह कर दें कि वो जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स से दूर रहें और उनसे बचें, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है और उसमें इस तरह की किसी भी बददियानती या बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं है जी। लेकिन उसके बाद भी जो है वो कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, हालांकि उनका नंबर बहुत कम हो गया है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो पैसे मांगता है वो भी बोर्ड के नाम पे मांगता है जी, और जो देने के लिए तैयार हो जाता है वो भी बोर्ड के नाम पे ही देने के लिए तैयार होता है। और जो फिर उसको कुछ सोशल मीडिया के सो कॉल्ड एक्टिविस्ट्स हैं, आजकल भरमार है, तो वो भी जब उसको चलाते हैं तो वो भी बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। करूँ मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी छवि के लिए, बोर्ड के लिए और बीइंग चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मेरे लिए इन पर्सन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे एलिमेंट्स एक्सपोज हो जाएं, बेनकाब हो जाएं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, चूँकि ये कल ही हमने देखा है, कल या परसों ही आया है, तो सबसे पहली बात मैं अपनी तरफ से एसीबी को एक चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उस पर जो भी मुनासिब कार्रवाई बनती है कानून के तहत वो होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि चूँकि अभी तक जो है जिस तरह की खबर आई है वो स्पेकुलेशन है, वो उसमें फिर क्या होता है, अंदाजे लगाए जाते हैं, फिर उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो जुड़ते हैं। मैं ये आपसे सवाल ये पूछ रहा था आपसे कि क्या डिले एक कारण है? जब आप रिजल्ट डिले करेंगे टाउट्स को एक्टिवेट होने का मौका मिल जाता है। मेरी बात सुन लीजिए, डिले का कारण क्या है? डिले कहाँ से हुआ इसको समझने की ज़रूरत है। डिले है भी या नहीं है जी, देखिए 2 फरवरी तक तो लास्ट डेट थी प्रेफरेंसेस जमा करने की इस क्लास 4 के एग्ज़ाम के लिए। ये 2 मई के 2 मई सॉरी 2 मई जी जी, आज है 24 मई। हाँ। इसी दौरान आप देखिए कि हालात क्या हैं इस वक्त। हालांकि इस वक्त तो मैं इंटरव्यू देने के मूड में नहीं था, क्योंकि ये मुनासिब वक्त नहीं है। इस वक्त हमारा मुल्क और हमारी जो यूटी है जम्मू कश्मीर की, हम एक बहुत डिफरेंट किस्म के चैलेंज, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने, हर तरफ जो है वो एक इस कोविड-19 की वजह से एक डर है, खौफ है, तशवीश है, चिंता है। तो ये वक्त नहीं है कि हम न्यूज़ चैनल पे आएँ और फिर अपना जो है वो यहाँ पे सिलेक्शंस की बात करें, रिक्रूटमेंट्स की बात करें, जो कि शायद देखिए दुनिया थमती नहीं है, लेकिन ये मौका नहीं है। ये सारे प्रोसेस साथ साथ पे चलते रहते हैं। हो सकता है कि 15 दिन के बाद सिचुएशन बहुत बेहतर हुई होगी, लेकिन फ़िलहाल जो है इस वक्त हमें शायद ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपने जो सवाल किया है तो इसकी वजह से, या जिस तरह की विस्परिंग सोशल मीडिया में की जा रही है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझको आना पड़ा, ये मजबूरन आना पड़ा आपके चैनल के ज़रिए से टेलीविज़न पे। तो डिले की बात आप कर रहे थे, डिले इसमें बिल्कुल कोई नहीं है। जब 2 मई तक 2 मई तक प्रेफरेंसेस मांगने की हमने डेट रखी थी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को हमने रिपीटेड अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी उन्होंने प्रेफरेंसेस नहीं भरी। 3,28,000 कैंडिडेट्स अपियर हुए और 1,37,000 ने जो है वो प्रेफरेंसेस हमें बताई है। खालिद, कब माना जाए, रिजल्ट कब तक निकल जाएगा, क्या माना जाए? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ ना कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना मैं आपके ज़रिए से बता दूँ कि रिजल्ट पे काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेरा बोर्ड या मेरे साथी, जो कि बड़ी इम्पेकेबल रेपुटेशन के ऑफिसर्स हैं मेरे साथ इस वक्त, मैं आपको ये बता दूं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी मेरी टीम है, चाहे मेरे सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरीज या मेंबर्स, दे आर ऑल पीपल ऑफ हाई एस्टीम एंड हाई रेपुटेशन।
ये ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार जो है वो कोई काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग इन द सिस्टम फॉर 21 ईयर्स। 21 साल बहुत लंबा अरसा होता है और उसमें किसी की जो भी वर्किंग है वो सब लोगों के सामने होती है। तो बोर्ड जो है वो काम अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज़। किसी को ये शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि हम घरों में सोए हुए हैं। मैं आपको इंटरव्यू इस वक्त भी दफ्तर से दे रहा हूँ एंड वी आर वर्किंग वेरी रेगुलरली डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज़। एंड हमारे दफ्तर में जम्मू में भी और श्रीनगर में भी कई लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि सभी लोग बहुत अच्छे से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, रिकवर हो चुके हैं। अदरवाइज वी हैव फेस्ड वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद इन आवर ऑफिस ऑल्सो। उसके बावजूद भी हमने काम अपना रोका नहीं है, काम चल रहा है। दर्शक ये सुनना चाहते हैं, लोग ये एस्पिरेंट ये सुनना चाहते हैं कि कब तक टेंटेटिव। देखिए मैं अभी भी डेट टाइम वो बताने की हक में नहीं हूँ, लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। ये मैं इतना आपको बता दूँ, आज जिस वक्त आप ये चलाएंगे आपके दर्शकों को ये मैं बता, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली कि रिजल्ट कब आएगा। वो हो सकता है आज आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 6 दिन बाद आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस और हम इस पर टायरलेसली काम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट है। पहली बार बहुत सी चीज़ें जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में आज हम कर रहे हैं। ये एक नया मॉडल है रिक्रूटमेंट का, जिसमें कि सिंगल एग्ज़ाम के ज़रिए से आप डिस्ट्रिक्ट्स भी अलाट करेंगे, कार्डर्स भी अलाट करेंगे और आप डिपार्टमेंट्स भी अलाट करेंगे। इस तरह की रिक्रूटमेंट ये ट्रेंड सेटिंग रिक्रूटमेंट होगी, मैं आपको ये बता दूं। जी समय का मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट है उनमें कुछ पीएचडी भी हैं, कुछ एमफिल भी हैं, कुछ पीजी भी है, क्या उनको प्रायोरिटी देंगे आप? देखिए मैंने शायद आपको याद होगा एक इंटरव्यू में आपने पहले भी आप ये सवाल क्वालिफिकेशन वाला बड़ा जानबूझ के पूछते हैं मुझे लगता है। तो आज नहीं, आज बनता है इंटरेस्ट आज नहीं, आपका सवाल उचित है, बिल्कुल उचित सवाल है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो आज मैं ये बता दूँ कि देखिए अब वो स्टेज आ गई है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब वो दरिया आएगा हम उसको तब क्रॉस करेंगे। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये प्रेस्क्राइब्ड है, इसमें मिनिमम मैट्रिक मैक्सिमम 12th क्लास 4 में। सो इसमें किसी किस्म का किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए और इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको अपना काम जो है एज पर लॉ और एज पर रूल्स करना है। वी आर मैंडेटेड टू वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स। बोर्ड अपना काम एज पर लॉ करेगा और जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है उसी तक सीमित करेगी। सारा डाटा है, कौन से कैंडिडेट्स जो है वो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, कौन उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। वी आर हैविंग ऑल द डाटा और हम रिजल्ट निकालने के बाद इन कैंडिडेट्स को किस तरह से स्क्रीनिंग करनी है उसके लिए भी प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। एंड वी विल फॉलो द रूल और क्वालिफिकेशन ये भी मैं आपके चैनल से बता दूं कि क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करना जो है वो रिक्रूटिंग वो पॉलिसी का डिसीजन है, विच इज़ द राइट ऑफ द गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब करना। और गवर्नमेंट कैन लिमिट द क्वालिफिकेशन कि कोई कैंडिडेट जो है जब कोई जॉब हासिल करे वो वहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए, वो इतना मोटिवेटेड भी रहना चाहिए कि वो काम करे। और इस पर कई जजमेंट्स हैं डिफरेंट कोर्ट्स की कि क्वालिफिकेशन को आप लिमिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले को लेना ही लेना है। जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिफिकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो कैंडिडेट वहाँ पे काम करने के लिए उसको मन लगे उस जॉब पे। हम पीएचडी कैंडिडेट को क्लास 4 पे जब लगाएंगे तो वो कहाँ पे मोटिवेटेड रहेगा, वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर हमारा और वो दूसरे जॉब की तलाश में रहेगा, फिर वो पर्पस जो उसको लगाने का फिर डिफीट हो जाएगा, ये वैकेंसी फिर खाली हो जाएगी। जी खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।